Hello dear students, myself Jarar Khan and we are doing height and distance of class 10th mathematics application of trigonometry and in the last lecture हमने कॉन्सेप्ट्स देख लिए थे कि जो एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री है बेसिकली वो हम लोग जब उस पर वर्क करते हैं तो किन चीज़ों को हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा, किन को फोकस करना होगा। और आपने देखा था कि उसमें टर्म्स आए हुए थे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो बहुत मेन कंपोनेंट है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, जिसमें से उस वीडियो में जो इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हम लोगों ने इन दोनों के बारे में समझ लिया था डिटेल में, और एंगल ऑफ एलिवेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे, और मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को लिख लिया क्योंकि ये बहुत लॉन्ग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसको लिखने में टाइम ज़्यादा इससे अच्छा था, तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को नोट कर लिया है पहले से। इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसी पर बेस्ड और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको आप आसानी से कर लेंगे। यहाँ का जो की है वो ये है कि आप लैंग्वेज को समझें, उसको ग्राफ में लेकर आएँ और ग्राफ को मैथमेटिकली सॉल्व करें, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसमें लिखा है एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 100 मीटर अबव द सी लेवल। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सी लेवल है, ये सी लेवल है और इससे 100 मीटर ऊपर एक ये लाइट हाउस है जिसकी हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक वो 100 मीटर है, ऐसा वो कह रहे हैं। 100 मीटर उसकी हाइट है। As observed from the top of a lighthouse 100 meter above sea level, the angle of depression of a ship sailing directly toward it। मतलब एक शिप है जो सी लेवल पर है, पानी की सतह पर है, और वो लाइट हाउस की तरफ सीधे जा रहा है। तो जब लाइट हाउस जो कि 100 मीटर उसकी हाइट है, जब उसके टॉप से उसको देखा जाता है चेंज, तो जब उसको देखते हैं तो एंगल फॉर्म होता है। जैसे जब ये मान लो कि वो शिप आपका यहाँ पर है और इसका जो डायरेक्शन है वो यही डायरेक्शन है, तो जब यहाँ से जब इसको ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो एंगल है वो 30 डिग्री बन रहा है। लेकिन क्योंकि शिप जो है वो मूविंग है, वो चल रहा है, ठीक है, तो वो ऑब्जर्व कर रहा ऑब्जर्वर वहाँ से। तो अभी ये जब यहाँ था तो यहाँ पर एंगल 30 डिग्री बन रहा था। और एक बात और दिमाग में रखिएगा कि वो ये इस एंगल की अभी बात नहीं करेंगे, पहले यहाँ पर लिखा हुआ एंगल ऑफ डिप्रेशन। आपको पता है कि जब डिप्रेशन एंगल बनता है तो ये होता है, ये जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ये दोनों पैरेलल हो गए तो ये होगा ट्रांसवर्सल, तो ऑटोमेटिकली ये भी कितना हो जाएगा 30, क्योंकि हमारा काम तो इसी से होना है, वो तो क्लोज फिगर है नहीं, ट्रायंगल बन नहीं रहे। तो जब उसने फर्स्ट टाइम उसको देखा यहाँ पर तो एंगल 30 डिग्री बन रहा था। फिर जब वो ये मूव कर रहा है उसकी तरफ, जैसे सपोज कर लो कि वो यहाँ पहुँच गया, तब जब अब ये यहाँ से देख रहा है ऑब्जर्वर, तो ये जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। मतलब पहले 30 था, अब 45 चेंज हो गया। तो अगर ये 45 है तो ये भी तो 45 हुआ होगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आती होगी। डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब वो उसने देखा तो यहाँ पहला जब उसकी नज़र पहले पड़ी तो यहाँ पर था, अब वो इतने में उसने थोड़ी देर ऑब्जर्व किया तो वो यहाँ से यहाँ पहुँच चुका होगा और एंगल उसका चेंज हो चुका, पहले 30 था फिर 45 हो गया। वो आपसे कह रहे हैं कि बताओ कि ये कितना होगा। जितने देर तक उसने ऑब्जर्व किया उतने देर में शिप ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की, शिप ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की, ये क्वेश्चन आपका है। अब समझिए पहले मेरी बात को, इसको आप क्या करें, इसको मेंशन कर दें A B C D। इसमें कोई रूल नहीं है कि किसको A कहेंगे, किसको B, किसको C, वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे आप चाहें आप किसी भी ऑर्डर में लिख लें, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूँगा मैं पहले इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करूँगा और मैं मान लेता हूँ कि जब उस टाइम पीरियड में शिप ने x डिस्टेंस ट्रेवल्ड की, x मीटर जो भी यूनिट होगी। तो अगर मैं आपसे कहता कि आप बात करें ट्रायंगल DCB की, तो जब आप ट्रायंगल DCB की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर tan अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको ये पता है, इसके बारे में जानकारी चाहिए, 100/BC। अब tan 45 की वैल्यू सभी को पता है कि 1 होती है, तो 1 × BC = 100, और यहाँ से BC की वैल्यू हो जाएगी 100 मीटर। वैसे भी आप एक बात और याद रखें हमेशा के लिए कि जब कोई ट्रायंगल ऐसा हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री हो, तो जितनी उसकी हाइट होगी उतना ही उसका बेस होगा, या जितना उसका बेस होगा उतनी हाइट होगी। इसको डायरेक्ट भी लिखा जा सकता था।
तो ये पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर है, ये आपको पता चल गया। अब सोचिए कि ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 100 प्लस x, क्योंकि x इतना है और आपको वही x फाइंड करना है। तो अब इसी में आपको एक और बार ट्रायंगल कंसीडर करना होगा, क्या DCACB कर लीजिए या DCA कर लीजिए या DAC कर लीजिए, ट्रायंगल DAC। DAC में एंगल 30 डिग्री है और तो tan 30 आप कहोगे। जब आपने tan 30 किया तो आप देखोगे कि ये वैल्यू tan 30 आ गई और यहाँ पर कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर उसका 100 है और बेस उसका 100 प्लस x है। इसको और सिंप्लीफाई अगर हम करें तो tan 30 की वैल्यू हमको पता है अच्छे से कि 1/√3 है और ये आके इसको मल्टीप्लाई कर देगा तो 100 प्लस x हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा सिर्फ 100। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। अब ये 100√3 को वहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखो क्या आएगा, 100 प्लस x इज इक्वल टू √3 और 100, उसको भी उधर लेकर जाओ तो x इज इक्वल टू 100 कॉमन कर लोगे तो √3 और -1, ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी जो शिप ने ट्रैवल की है उस पीरियड में जब उसको ऑब्जर्व किया जा रहा था। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस डिप्रेशन के बनते हैं, जिसमें जो सबसे बड़ा लॉजिक है वो ये है कि पहले डिप्रेशन को तो हम यहाँ देखते हैं लेकिन वो फिर यहाँ इससे रिलेट करते हैं क्योंकि ये ट्रायंगल है, यहीं से क्वेश्चंस हमारे बनेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसी पर बेस एक और क्वेश्चन है जो ये, और हाँ इन दोनों क्वेश्चन की खास बात ये भी है कि ये दोनों CBSE बोर्ड के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं, पहले भी आ चुके हैं और आने के चांसेस भी इनके हैं। ठीक है, तो ये तो एक सॉल्यूशन हो गया। अब एक इसमें और है जो मैंने यहाँ पर मेंशन करके रखा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप देखिए ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस a and b मीटर फ्रॉम द बेस and the same straight line with it are complementary, prove that height of the tower is this। मतलब एक एक लाइन पर आके वर्क करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये बताया गया है कि एक टावर है, तो आपने एक टावर बना दिया। अब आप इसी तरीके की एक परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग कंसीडर करें कि ये टावर है, उसके हाइट के बारे में नहीं पता है, कुछ नहीं कहा जा रहा है, तो आपने इसको h कह दिया। अगर कुछ दिया होता तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट। अब 2 पॉइंट होंगे, एक मैं मान लेता हूं यहां है और एक मैं मान लेता हूं यहां है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ऐसे दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ये और ये, जो कि ये वाला जो पॉइंट है वो a डिस्टेंस पर है। यहां पर मेंशन है 2 पॉइंट्स at a distance a and b मीटर फ्रॉम द बेस। ये बेस है, बेस से a मीटर पर है और ये जो पॉइंट है इसको मैं a कहूँगा, इसको मैं b कह लेता हूँ, वो b डिस्टेंस पर है बेस से। ठीक है, एंड द सेम स्ट्रेट लाइन, और एक ही स्ट्रेट लाइन में है विद इट। जब एंगल की बात करते हैं तो ये जो एंगल बनाता है, जो भी एंगल इस पॉइंट से टावर के टॉप का बनेगा, whatever एंगल गोइंग इट इज गोइंग टू फॉर्म, यहाँ से बनने वाला एंगल उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है। एनी 2 एंगल आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब कि अगर एक एंगल थीटा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि जब दोनों को प्लस करोगे तो 90 आना चाहिए। तो यहाँ जो बनेगा वो 90 और माइनस थीटा बनेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको? इजी है, इसको ध्यान देंगे आप। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि प्रूव करो कि उसकी ये जो हाइट नहीं है, हाइट वो √AB आए। तो हमें कुछ बहुत ज़्यादा वर्क इस पर नहीं करना है, बहुत परेशान नहीं होना है, इजी हमारे लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप क्या करें, A B, इसको C कहें, इसको D कहें। पहले आप बड़े वाले ट्रायंगल को कंसीडर करें, DAC को कंसीडर करें। आपने देखा इन ट्रायंगल DAC, ठीक है, ये थीटा है और ये परपेंडिकुलर है, तो tan थीटा की जो वैल्यू है बच्चों, वो tan थीटा की वैल्यू है यहाँ पर h और अपान पूरा उसका a है, ये tan थीटा की वैल्यू है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है? इसको आप इक्वेशन 1 बना लें।
और ये जो 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है वह आपको ट्राइगोनोमेट्री का एक पार्ट भी अच्छे से याद होगा, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एक पार्ट आपको याद होगा, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इस पर हम लोग tan नहीं अप्लाई करेंगे, वी विल अप्लाई cot ऑन दिस। तो अगर हम इस पर cot अप्लाई कर दें तो cot 90 माइनस थीटा, tan और cot की एक खास बात है कि ये उन्हीं दोनों साइडों पर वर्क करेंगे, लेकिन उसका कन्वर्स हो जाता है, उसका उल्टा हो जाएगा, जैसे रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे tan अगर लगाते तो परपेंडिकुलर अपान बेस लिखते, cot मैंने लगा दिया है तो मैं लिखूंगा बेस अपान परपेंडिकुलर। क्या आपको ये दोनों बात एकदम समझ में आ रही है? अब आप सोचिए, कॉन्सेप्ट याद करिए, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता था, तो आपने यहाँ पर लिख दिया tan थीटा, और जब आपने यहाँ पर tan थीटा लिख दिया b अपान h, तो ये इक्वेशन 2 हो गया। फर्स्ट और सेकंड दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये भी tan है और ये भी tan है। तो जब दोनों tan है तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकंड से h अपान a इज इक्वल टू b अपान h, यही तो आप लिखोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको बताता है h² इज इक्वल टू ab, और यहाँ से h की वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर रूट ab, और यही तो आपको प्रूव करना था। सो दिस इज प्रूव्ड। तो अगर आप लैंग्वेज को पकड़ पाते हो कि लिखा क्या है, उसका मतलब क्या है, और उसको फिगर में ला पाते हो, तो कैलकुलेशन 20% बचता है। 80% वर्क यहाँ पर है इसको समझना और सही डायग्राम बनाना। इस क्वेश्चन को बिना डायग्राम बनाए सॉल्व नहीं करना है, अगर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो। और ऐसे ही अगर आपको खाली प्रैक्टिस कर लेनी है तो फिर आप यहीं से शुरू करें, इन ट्रायंगल ऐसे देख के, और लेकिन अगर समझ के करना है तो इट विल बेटर फॉर यू, आपको हेल्प भी करेगा। ठीक है, तो इस तरह हमने डिप्रेशन पे भी क्वेश्चन देख लिए, एलिवेशन पे भी देख लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप भी प्रैक्टिस करेंगे, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ज़रूरत होगी, क्योंकि इस सिचुएशन में ज़्यादातर चीज़ें वर्क फ्रॉम होम ही हैं, लोग घर में ही बैठे हैं, तो आप उनसे शेयर ज़रूर करें, जिससे कि उनको भी फ्री में बिना कुछ इन्वेस्ट किए हुए उनका इजी उनका जो है स्टडी चलता रहे, और वो भी अच्छे स्कोर करें और आगे बढ़ें। ओके, थैंक यू सो मच।